सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू कर चुके हैं और आज यह डे 2 वीडियो होने वाला है। पीछे क्लास में जितना हम लोगों ने पढ़ा उन सभी चीजों को एक बार जरूरत है फिर से रिवाइज करने की, तो हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे और फिर आज की क्लास को आए का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए पहले नॉर्मल एक लेते हैं स्लाइड और इसमें समझते हैं कल के जितने भी सारी चीजें पढ़े डे 1 में जितना भी हम लोग पढ़े थे उसको आज रिवीजन करने वाले हैं। तो कल समझे हम लोग क्या कि इंग्लिश होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, इंग्लिश था। आज बातें लिखी नहीं जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट करा जाएगा। तो इंग्लिश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये बातें कल हो चुकी थी कि इंग्लिश क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जिसको हम लोग सीखते हैं। दूसरी बात हुआ था यहाँ के बाद लैंग्वेज की बात आई थी। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का एक माध्यम केवल है लैंग्वेज। इसके बाद हम जाने थे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर, तो कल हमने क्या देखा था कि द बुक विच टीचर्स बेटर रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर, यानी कि वह शास्त्र या वह विषय जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ये बात भी हम लोग देखे थे। फिर इसके बाद हम देखे थे कि इंग्लिश ग्रामर के टाइप कितने होते हैं, यानी कि जब हम ग्रामर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये कितने टाइप से पढ़ाया था। तो हम लोग कल देखे कि 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप का नाम याद होगा, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी कमेंट में टाइप करते चलिए। तो 5 क्या नाम था हम लोगों का, पहला था ऑर्थोग्राफी। ये सारी बातें कल हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहला था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण विचार, ठीक है। सेकंड नंबर है एटिमोलॉजी। थर्ड सेंटेक्स था हम लोगों का। फोर्थ प्रोजोडी था एंड 5 पंक्चुएशन था। ये 5 टाइप से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं और इन 5 के बारे में बातें हो चुकी हैं। हम लोग बात भी कर लेते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद में लेटर से बनते हैं शब्द यानी कि वर्ड, इसमें पढ़ते हैं हम लोग एटिमोलॉजी होता है। वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, सेंटेक्स को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में सिमिल और मेटाफर जब यूज करते हैं तो प्रोजोडी होता है। पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह का यूज करते हैं, फुल स्टॉप हो गया, कॉमास हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इंट्रोगेटिव साइन हो गया, ये सारे के जब पढ़ते हैं हम लोग तो वो पंक्चुएशन कहलाता है। ये बातें कल हमारी हो चुकी थी। चलिए इसके बाद भी कुछ बातें हम लोग किए थे। वो क्या था कि लेटर क्या होता है। लेटर, इसको हम लोग लेटर्स लिखेंगे क्योंकि हम एक लेटर की बात नहीं करेंगे, ए टू जेड लेटर की बात होने वाली है। तो ए टू जेड लेटर की बात किए थे इसलिए हम इसको लेटर्स बोलते हैं। लेटर जब बोला जाएगा केवल, तो लेटर सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी शब्द अक्षर लिख दीजिए उसको आप लेटर बोलिएगा। लेकिन जैसे ही ए टू जेड ए बी सी डी सारी चीजों को लिखते हैं वो क्या होता है, लेटर्स होता है। फिर इसके बाद में लेटर हो गया। लेटर के बाद में साउंड, यानी कि हर एक लेटर का अपना अलग अलग साउंड होता है। वो जब भी, जैसे सपोज करिए कि हम लोग काऊ लिखते हैं या फिर हम कार लिख रहे हैं या फिर हम कैट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए का जो साउंड है हम समझते हैं कि ए का जो साउंड आता है वो क्या आता है, अ आता है। लेकिन यहाँ पे तो हम क्या लिख रहे हैं, कार लिख रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैट लिख रहे हैं। यहाँ पे जो साउंड निकल के आया ए का वो ए आया था और यहाँ पे क्या आया, आ की साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे बार बार चेंजेस हो रहे हैं। तो साउंड, हर एक लेटर का अलग अलग साउंड होता है। लेटर किसे कहते हैं हम लोग कल जाने थे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, लेटर बोलते हैं। यानी कि हर एक भाषा की अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कि जिसको अब किसी भी स्मॉल यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कि अब ए को हम कोई भी छोटा पार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये जो काऊ लिखा गया है इसको आप ऐसे अलग अलग कर सकते थे। तो ये क्या है हम लोगों का जो अलग अलग है वही क्या है, लेटर है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। तो लेटर हम जाने थे कि लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, टोटल 26 होते हैं, जिसमें से कि 5 जो होता है वॉवेल होता है, 5 वॉवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक। ये भी बातें हम लोग कर चुके थे। वॉवेल कौन कौन होता है तो पता है,
ए होता है, ई होता है, आई होता है, यू होता है, ओ यू होता है, ये 5 वोवेल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बात को कि जो इसके साउंड आते हैं वो कितने साउंड निकल के आते हैं? ये सिर्फ 5 लेटर आपको सामने दिख रहे होंगे, लेकिन जो साउंड आते हैं वो टोटल 22 साउंड्स निकल के आते हैं सिर्फ इन 5 लेटर्स का। ये कुछ नया सीखने को मिला होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो 5 लेटर हमारे सामने ए, ई, आई, ओ, यू दिख रहा है, लेकिन उसके साउंड पे जब जाइएगा तो साउंड टोटल 22 निकल के आते हैं। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट केवल 21 है और उनका जो साउंड निकल के आता है वो 24 साउंड निकल के आता है, 24 साउंड्स। अब हम जब भी यूज करते हैं इन सभी चीजों को, किसी किसी वर्ड में सबका अलग अलग साउंड निकल के आता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, इस वजह से तो वॉवेल के पास में 22 साउंड निकल के आते हैं और कॉन्सोनेंट के पास में 24 साउंड निकल के आते हैं। ये बात भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बात और जाने थे कि वॉवेल किसे कहते हैं। तो वॉवेल वे सभी साउंड होते हैं जिसको बोलते वक्त हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट का यूज नहीं होता है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर आर्टिकुलेटरी पार्ट होते हैं, यानी कि टंग होता है, टीथ होता है। जब भी हमारा जीभ, टंग इन सभी चीजों को टच करता है उसको हम आर्टिकुलेटरी पार्ट बोलते हैं। और अगर बिना आर्टिकुलेटरी पार्ट के टच किए हुए किसी भी साउंड, किसी भी लेटर को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वॉवेल कहलाते हैं। यानी कि हम ए बोलते हैं तो ए बोलते वक्त, या ई बोलते हैं, ए बोलते हैं, ई है, इन सभी पांचों को अगर आप बोलिए, किसी भी तरह से बोलिए, आपका जो टंग है वो कहीं पे भी आपके मुंह में किसी भी जगह पर टच नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि वे सभी लेटर जिनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट यूज नहीं होते हैं, वे सभी के सभी वोवेल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट इनको छोड़ करके बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट थे, यानी कि अब हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट्स यूज होते हैं इनको प्रोनाउंस करते वक्त। बी, सी बोल के देखिए, डी बोल के देखिए, बी बोलिएगा तो आपके जो लिप्स हैं वो टच होते हैं, तब जाकर के बी का साउंड आप निकाल पाते हैं, नहीं तो आप नहीं बोल पाते। तो ये हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट यूज हो रहे हैं, तो उन सभी लेटर को ही हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये बातें हम लोग कल जान चुके थे। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो लेटर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेटर जब एक से अधिक लेटर मिलते हैं तो बन जाते हैं हमारे वर्ड। क्या बनते हैं? वर्ड बनता है, जैसे कि ए ऐसे करके, टी है, ई है, ऐसे अलग लिखा गया है। अब इनको जोड़ देने पर हम लिखते हैं पेन या फिर कैट, ये सारे के सारे क्या बन के मेरे वर्ड बन जाते हैं, ठीक। अब जब एक से ज्यादा वर्ड जब आते हैं वो बन जाता है हमारा सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि जब हम स्पोकन करेंगे तो वहां पे सेंटेंस ही बोलेंगे, सिर्फ एक एक वर्ड से तो काम चलाएंगे नहीं, सेंटेंस चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है वर्ड से। आज इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, क्योंकि कल क्लास में ये सेंटेंस की बातें नहीं हुई थी। चलिए तो सेंटेंस समझते हैं कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का डेफिनेशन तो हम कह सकते हैं, जैसे पहले लिख दिया जाए एग्जांपल, राम गोज टू हाउस। राम घर जाता है, ये सेंटेंस लिखा गया पूरा का पूरा, ये वाक्य है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाक्य बोलेंगे हिंदी में। वाक्य है तो वाक्य में एक ये वर्ड है, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, 4 अलग अलग वर्ड मिले तो क्या बन गए मेरे? सेंटेंस बन गए। तो क्या हम कह सकते हैं ऐसा कि अगर इसको हम कैसे भी तरीके से लिखें, राम टू गोज हाउस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, गोज टू राम हाउस, तो क्या ये हम इन तीनों को ही, एक पहला लिखा मैंने, ये दूसरा और ये तीसरा, तो क्या इन 2 तरीकों को मैं कह सकता हूं क्या कि ये मेरे वाक्य हैं? क्या मैं इनको कह सकता हूं कि ये मेरे वाक्य हैं? तो हम कहेंगे ये बिल्कुल भी मेरा वाक्य नहीं है, ये बिल्कुल भी मेरा सेंटेंस नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ये भी तो है हमारे पास में वर्ड के कलेक्शन। अब डेफिनेशन से क्या होता है, तो एक से ज्यादा जैसे ही वर्ड हमारे सामने आते हैं और उनका वो एक वर्ड ऑर्डर में होते हैं, यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, तो हम कहें कि वो वाक्य है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। राम टू गोज हाउस, इसका से मतलब ये ऑर्डर
वर्ड तो सही सही है, लेकिन ये ऑर्डर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ये जो हमारा सेंटेंस था पहला, ये बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि ये सभी के सभी एक ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे गोस टू राम हाउस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हुआ। तो जैसे हम कहें कि ऑर्डर चेंज, वैसे ही आपका जो वाक्य है वो वाक्य नहीं होगा। राइट, समझ में बात आ रही है? तो शब्द या फिर शब्दों का समूह जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जो ग्रामर के नजरिए से सही हो, उसे ही आप क्या कहिएगा, वाक्य कहिएगा। आई होप यू ऑल क्लियर, बातें क्लियर हो रही होंगी कि शब्द या शब्दों का समूह जो कि ग्रामर के दृष्टि से सही हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे वाक्य, उसे कहेंगे सेंटेंस। डेफिनेशन अगर चाहिए हमको, तो डेफिनेशन भी हम लोग ऐसा करेंगे। The word or group of word which order are, यहां पे ऐसा लिखना होगा, which order are grammatically correct is called sentence। क्या कहेंगे, द वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ऑर्डर आर ग्रामेटिकली करेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस। चीजें क्लियर हैं? यानी कि शब्द या शब्दों का समूह जो कि ग्रामर के दृष्टि से सही हो, उसे क्या कहेंगे, वाक्य बोला जाएगा। और ये हमारा ऑर्डर बना, राम गोस टू हाउस, आई इट अ, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग यहाँ पे, आई इट अ मैंगो, आई इट मैंगो, यानी कि मैं आम खाता हूं, ये बना मेरा। तो ये भी ऑर्डर है, सही है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस होगा। अब एक चीज समझना होगा कि जो इंग्लिश में जो इतने भी सेंटेंस लिखे जा रहे हैं, वो किस ऑर्डर में होते हैं। आखिर ये हमें पता कैसे चलेगा कि वो ऑर्डर सही है कि नहीं सही है। तो जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखे आते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर अगला क्या आता है, अगला आता है वर्ब, फिर उसके बाद अगला आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में तीन ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड तीसरा ऑब्जेक्ट का। ये तीन ऑर्डर हमारे पास में है। और इन जब इस ऑर्डर में कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य लिख दिया जाए, तो आप कहें कि वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां बात आती है कि सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए इसको भी समझते हैं, आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्ता। कर्ता मीन्स करने वाला, करने वाला, यानी कि जो भी कोई काम को कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे सब्जेक्ट। गॉट इट, बातें क्लियर हो रही हैं? काम के करने वाले को ही क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब को बोलते हैं हम लोग क्रिया। ठीक है, अब क्रिया क्या होता है, तो जो भी हम 24 घंटे में काम करते रहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जैसे हंसना, खेलना, चलना, लिखना, बोलना, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब कुछ, ये क्या है, सारे के सारे क्रिया है। यानी कि जो काम कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसे हम कहें क्रिया। और तीसरा नंबर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्म। अब ये क्या होता है, अब एग्जाम्पल समझिए। राम इट्स एन एप्पल। राम इट्स एन एप्पल, क्या करता है, राम एप्पल को खाता है, राम एक एप्पल खाता है, राम एक सेब खाता है, राम सेब खाता है, कुछ भी हो सकता है। तो खाने का काम कौन कर रहा था, खाना क्रिया है ना। यहां पे देखिए, अब खाना जो है वो क्या है, क्रिया है। तो क्रिया है, तो क्रिया को कौन कर रहा था, राम कर रहा था। तो आपका राम बन गया सब्जेक्ट। क्या कहेंगे हम लोग, राम क्या है हमारा, राम है मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि इसी को काम के करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो खा रहा है। तो खाना क्या हो गया आपका, खाना हो गया आपका क्रिया। फिर इसके बाद में, अच्छा क्या खा रहा है, जो क्या से उत्तर मिला, सेब खा रहा है, तो सेब का बन गया
ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर। बातें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ही जो काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मेरा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आई राइट अ लेटर। यहाँ पे एक और वाक्य हो गया मेरा, आई राइट अ लेटर। अब इसमें बताइए कौन पत्र, मैं पत्र लिखता हूं, ये इसका हिंदी क्या होगा, मैं पत्र लिखता हूं। तो कौन पत्र लिखता है, मैं लिखता हूं, तो आई मेरा बन गया सब्जेक्ट। फिर क्या करता हूं, लिखता हूं, लिखना मेरा क्या हो गया, वर्ब बन गया। क्या लिखता हूं, लेटर लिखता हूं, तो लेटर बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। आई होप ये 3 स्टेप आपको क्लियर हो गए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, गॉट इट। अगर क्लियर हो रहा, बातें समझ में आ रही हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हाँ आई गॉट इट, मुझे समझ में आया, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया बात खत्म। यानी कि हम जो भी वाक्य बोलेंगे वो क्या होंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न में होंगे, और उसी को क्या बोला जाता है, एक सेंटेंस बोला जाता है, और उसी के ऑर्डर में ये लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा सही था, ये सेंटेंस, ये मेरा सेंटेंस सही था, ये मेरा वाक्य सही था। क्यों सही था, क्योंकि ये एक ऑर्डर में था, सब्जेक्ट था पहले, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। ये मेरा ऑर्डर सही नहीं था, ये वाक्य नहीं था मेरा, ये भी वाक्य नहीं था। आई ईट अ मैंगो, ये भी ऑर्डर में है, ये भी मेरा वाक्य है। तो इनको हम सेंटेंस कहते हैं। इतनी बातें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस में हमें इन चीजों पे ही काम करना होगा। जैसे अब कुछ बोलचाल के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब स्पोकन सीख रहे हैं तो इतना से तो काम नहीं चलने वाला है। चलते हम लोग अब पीपीटी पे और देखते हैं कि बोलचाल में जो हम यूज कर सकते हैं। अब एकाएक तो हम फराटादार इंग्लिश तो नहीं बोल सकते हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिस करने होंगे, और छोटे छोटे प्रैक्टिस से ही हम इंग्लिश को फ्लुएंट कर पाएंगे। तो अब हम पर डे ये सारे काम करते आ रहे हैं। अच्छा, ये जो पीपीटी जो स्लाइड आपके सामने दिख रही होगी, इसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड है, और आपको इन्हीं से ही शुरुआत करना होगा। अब इस पे क्या होता है कि कुछ लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट बस इतना ही यूज करते हैं, और उनका पूरा जीवन भी इसी में निकल जाता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते करते। अब मेरा एक दोस्त भी था, बस वो इतना ही सीख पाया था कि गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, और स्कूल में जाता था तो फिर मे आई कम इन एंड मे आई गो टू वॉशरूम, बस इतना ही, इसके बाद तो कुछ नहीं। अब ये हो गया, तो बस इतना से तो काम नहीं चलेगा ना, इतना से हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन सकते हैं, कुछ और भी सीखना होगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसी से करेंगे हम लोग। अच्छा चलिए, तो हम मिलते हैं जब भी हम सुबह जगते हैं, माता पिता के पैर छूते होंगे या फिर प्रणाम करते होंगे। तो अब इंग्लिश में अगर वही करना हो तो इंग्लिश में हम क्या करने वाले हैं, नमस्ते माता जी बोलना होगा हमें, तो गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग के बाद हम हमेशा ही यही करते आ रहे हैं कि 2 ही वर्ड बोले अब तक, गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके बाद किसको हम विश कर रहे हैं, जिसको विश कर रहे हैं उसको कभी जोड़ना नहीं सीखे, और इस वजह से हम थोड़ा और ज्यादा इंग्लिश नहीं सीख पाए। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। जब भी आप माता से मिलिए, सुबह सुबह आप प्रणाम करते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे वहां पे, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग मदर। अब यहाँ पे मदर जो प्रोनाउंसिएशन होता है मदर, वैसा नहीं, गुड मॉर्निंग मदर। अब यहाँ पे साइलेंट होता है कुछ वर्ड, तो उस पर भी ध्यान देना होगा, गुड मॉर्निंग मदर। नमस्ते सर बोलना हो, गुड मॉर्निंग सर। आप जिस भी समय मिल रहे हो, अगर आप सुबह मिल रहे हो तो गुड मॉर्निंग, फिर दोपहर मिल रहे हो गुड आफ्टरनून, शाम को मिल रहे हैं गुड इवनिंग, फिर अलविदा ले रहे हैं तो गुड नाइट। ठीक है, तो नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। आपको इन सभी चीजों से ही सीखना होगा, एकाएक नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूं, एकाएक तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है, नमस्ते माता जी के लिए मैंने बोला गुड मॉर्निंग मदर, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते चाची जी, अब चाची दिखी हैं तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग आंटी, या फिर गुड मॉर्निंग आंट। ठीक है, ये भी हो सकता है गुड मॉर्निंग। फिर नमस्ते माता जी, अब मान लीजिए दोपहर में आप मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून मदर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। फिर इसके बाद में नमस्ते भैया, अगर ऐसा हम हिंदी में यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अगर वो दोपहर का समय है या सुबह का समय है, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या फिर गुड आफ्टरनून ब्रदर। ठीक है, ये हो सकता है। आपका दिन शुभ हो दोस्त, अब ये बातें जब बोलते हैं, हैव अ गुड डे फ्रेंड, हैव अ गुड डे फ्रेंड, अब ऐसा कब बोलते हैं, अब मान लीजिए किसी से आप मिले, कोई आपका दोस्त मिला, तो बोलते हैं हाय हाउ आर यू, कैसे हो, आपको जवाब देते हैं कि हाँ आई एम गुड, आई एम फाइन, एंड हाउ आर यू।
वो ही बोलेगा आई एम आल्सो फाइन। फिर जब भी आप उससे विदा लेते हैं, अब वो चला गया आपका दोस्त मान लीजिए, तो अब कहते हैं ना कि अब ध्यान रखिएगा अपना, या फिर आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहिए, तो फिर क्या बोलेंगे वहां पे इंग्लिश में, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड हैव अ गुड डे फ्रेंड, अब बहुत सारे दोस्त आपके साथ मिले थे, अब सभी लोग विदा ले रहे हैं, तो हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, ऐसा यूज, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब मान लीजिए कि आप सबके साथ में बैठे थे और वहां से अब जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, गुड बाय फ्रेंड्स। अब कई सारे दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो गुड बाय फ्रेंड्स। अब सिंगल दोस्त के साथ में बैठे थे, उससे ज्यादा विदा ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, गुड बाय फ्रेंड, ये वाला। अब आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा भी वर्ड, तो विश यू अ हैप्पी जर्नी। अब ये कब बोलेंगे, आप किसी को ड्रॉप करने जा रहे हो कहीं पे, अगर कोई कहीं जा रहा है तो आप बोलते हैं कि अपना ध्यान रखिएगा, आपकी यात्रा काफी अच्छे से बीते, ये हम इच्छा करते हैं, तो क्या बोलेंगे, विश यू अ हैप्पी जर्नी। छोटे छोटे सेंटेंस जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के हम स्पोकन कर पाएंगे। और ऐसा सोचें कि हम एक ही बार बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लग जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। यह पॉसिबल नहीं है कि आप एकाएक बहुत ज्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाएं। दिक्कत यहाँ पे यही है कि हम सोचते हैं कि हिंदी जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से इंग्लिश भी एकाएक सीख जाएं। एकाएक तो कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें होती जाएंगी। और आपको अब जब भी आप हिंदी वाला सोच रहे हैं, अब हिंदी से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखेंगे, अभी तो वैसे ही करना होगा हम लोगों को, क्योंकि हम हिंदी में सोच रहे हैं। अब जब भी आप इन चीजों का प्रयोग करते रहेंगे कि सुबह हो रहा है तो गुड मॉर्निंग, अब आप वहां पे हिंदी थोड़ा सोचेंगे कि नमस्ते माता जी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं, बस हाँ सुबह का समय है गुड मॉर्निंग, तो आपके दिमाग में आपके जहन में यही बात आनी चाहिए कि मुझे सुबह का समय तो गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, आपका भी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि स्पोकन की बात है तो फिर स्पोकन में कुछ और भी चीजें लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब कुछ और भी चीजें, जैसे अब फिर से वही है, नमस्ते सर बोलना होगा तो क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून सर, जिस भी समय आप मिल रहे हो। नमस्ते पिताजी, गुड इवनिंग फादर, फादर गुड इवनिंग फादर। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। शुभ रात्रि, जब आप किसी से विदा ले रहे हो तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट। इस तरह से अब गुड डे टू यू सर, आपके लिए दिन अच्छा हो सर। फिर हेलो, हाउ इज ऑल गोइंग ऑन फ्रेंड, कैसा चल रहा है आजकल, ऐसा बातें बोलते हैं। एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है, ऐसा बात हम बोलते हैं, सब ठीक है ना, एवरीथिंग ओके, पूछते हैं हम ऐसा कि एवरीथिंग ओके, सब ठीक है ना। फिर इसके बाद में तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसा भी तो बोलते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू फ्रेंड। ऐसा जब भी आप जिसके साथ में, वो आगे आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं किसके लिए आप कह रहे हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट, अब इसके यू की जगह पे हटा करके जो भी आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। अब आपको हमेशा ही जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप नाइस टू मीट यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये बातें हमेशा ही यूज करेंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, आप कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही चीजें होंगी। चलिए कुछ और शिष्टाचार के वर्ड सीख लेते हैं। अब जब भी हम बोलते हैं कि कृपया बैठ जाइए, या कृपया हट जाइए, या कृपया मुझे मेरे लिए ये ला दीजिए, ये बातें बोलते हैं, तो कृपया को इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा, आप आज से ही बोलना शुरू करिए, प्लीज। प्लीज वर्ड यूज करिए, वो है कृपया के लिए, यानी कि कृपया अब मेरी मदद करिए, तो प्लीज हेल्प मी, ऐसा वर्ड बोलेंगे। कृपया मेरी मदद करें तो क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरे लिए ये काम कर दीजिए। तो ऐसी बातें हम हमेशा ही प्लीज करेंगे। फिर बोलते हैं, अब कोई घर में आता है मेहमान तो बोले स्वागत है आपका, तो बोले वेलकम, वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, वेलकम वर्ड यूज करेंगे। अब स्वागत हिंदी में ना बोल करके बोलेंगे वेलकम। फिर आप कहीं गए हुए हैं, अगर आपको कुछ अनुमति चाहिए, यहाँ पे जाना है वहां से, तो क्या कहेंगे, प्लीज अलाउ मी, अलाउ मी। अब कृपया मुझे अनुमति दें जाने के लिए, तो प्लीज अलाउ टू मी, ऐसा बोलेंगे, प्लीज अलाउ टू मी, प्लीज अलाउ मी। तो अलाउ मी का होता है मतलब मुझे अनुमति दें। अब जब भी एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करते हैं, जब भी क्षमा करें या माफ करें ऐसा होगा, तो आप कहिएगा एक्सक्यूज मी। किसी को आप बुलाना भी होगा तो आप एक्सक्यूज मी करके ही बात कर सकते हैं, कि आप कोई अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है या फिर कहीं और है, तो फिर आप उसे जब बुलाना चाहेंगे तो एक्सक्यूज मी जो वर्ड है ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी माफ करना, जो गलती हो जाती है, माफी मांगते हैं, तो हम वहां पे जो वर्ड होता है सॉरी का यूज करते हैं। अब इससे होता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो, या फिर आप कहीं पे गए हुए हैं, आपको कुछ मौका दिया जा रहा हो किसी काम को करने के लिए, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि ना कि यह मेरा सौभाग्य कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला, तो वहां पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स माई प्लीजर, इट्स माई प्लीजर। ठीक है, वह बिल्कुल ठीक है,
ऐसा कुछ, या बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। तो इस तरह से जब आप चीजों को यूज करिएगा, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। चलिए कुछ और भी वर्ड देखते हैं, कुछ और फॉर्मल। कृपया के लिए हम लोग का यूज किए थे पीछे, अभी प्लीज का यूज किए थे, आप वहां पे काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। अब उसे कहते हैं आप चलिए आपके बाद मैं आता हूं, तो आफ्टर यू, आपके बाद जब भी कुछ होगा तब क्या कहेंगे, आफ्टर यू। क्षमा करें का पार्डन होता है। अब क्षमा करें, माफ करें, तो अभी से पीछे सॉरी भी देखे थे, वो भी होगा, एक्सक्यूज में भी देखे थे, लेकिन हर चीज का सेंस अलग अलग होता है। अब करें कृपया मदद करें, कृपया मदद करें क्या बोलेंगे हम लोग, प्लीज हेल्प। अब कृपया मेरी मदद करें तो प्लीज हेल्प मी। बोल रहे जरा सुनो, ऐसा बोलते हैं जरा सुनो, तो क्या बोलेंगे, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। प्रैक्टिस करिए, जस्ट लिसन, ध्यान से चलो। अब ध्यान से चलो क्या बोलेंगे हम लोग, वॉक केयरफुली, वॉक। अब इसको वॉक नहीं बोलेंगे, वॉल्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। फिर है अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बोलते हैं ऐसा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अब मिलते हैं कल, टेक केयर, सी यू, ऐसा नहीं बोलते हम लोग हमेशा ही। तो ये सारी चीजें हम इसके लिए यूज करते हैं, टेक केयर। आई होप ये आपको जो भी दिख रहे होंगे इनफॉर्मल तरीके से, या फिर थैंक का प्रयोग हम फॉर्मल रूप में करते, थैंक्स का प्रयोग हम इनफॉर्मल करते हैं और थैंक का प्रयोग हम फॉर्मल करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी कि थैंक्स बोलते हैं, हाँ अनौपचारिक तरीके से बस वैसे बोल दिए कि हाँ थैंक्स, लेकिन एक थैंक होता है तो फॉर्मल रूप में इसको यूज किया जाता है। काइंडली कब बोलेंगे, कृपया जब होगा, या प्लीज या काइंडली, दोनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लीज और काइंडली दोनों सेम चीजें। कृपया मतलब कहते कि आपके बाद मैं आऊंगा, आफ्टर यू, आपके बाद, ठीक। पार्डन, क्षमा कर दे मुझे, पार्डन मी प्लीज, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। जरा सुनो, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। फिर इसके बाद में ध्यान से चलो, क्या बोलेंगे उसको, वॉक केयरफुली। फिर अपना ख्याल रखना, टेक केयर। तो इस तरह से आप चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नो डाउट